गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले दिनों स्थल मंडल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जल मंडल यानी महासागरीय बेसिन के बारे में। तो महासागरीय बेसिन जो है इसका सबसे अधिकतर भाग महासागर में है। जल मंडल का सबसे अधिक महासागर में ही है। यानी कि महासागर की देखिए गहराई अगर लिया जाए तो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा। इसकी औसत गहराई अगर लिया जाए तो 3688 मीटर है। इसकी औसत गहराई 3688 मीटर है, जिसमें एक प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, है ना। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है 11,022 यानी कि 11,022 मीटर है। उसके बाद ये हमारा हो गया महासागरीय जल मंडल के नीचे की गहराई है। हाँ, अगर ऊपर हम चले जाएं तो एक हमारा माउंट एवरेस्ट है जिसका 8,848 मीटर है। अगर दोनों का तुलना करें तो 2174 मीटर ये इससे भी ज्यादा है। मतलब अगर हम इस पहाड़ को लाके इसमें समा दिया जाए फिर भी 2174 मीटर बच जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट से ज्यादा गहरा है ना। इसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट से ज्यादा गहरा है। महासागर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर हैं, है ना, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। जल में 3 प्रमुख गतियां कहाँ? महासागर में। तरंग गतियां 3 तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। धाराएं 1, 2, 1, 3 ये 3 प्रमुख गतियां। आकार के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर इन्हें बांटा गया। आकार के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आर्कटिक दक्षिणी महासागर, जिसको हम लोग दक्षिणी हिम इसको कहा जाता है, दक्षिण की ओर है। चौथा है आर्कटिक महासागर, यह है उत्तरी हिम। पांचवा प्रशांत महासागर, आर्कटिक यहाँ पे दो अंटार्कटिक आ जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है। तो पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर जो दक्षिणी हिम कहलाता है, आर्कटिक महासागर जो उत्तरी हिम इसका कहलाता है, मतलब उत्तर की ओर हिम, ये दक्षिण की ओर है। बीच में एक आ जाता है हिंद महासागर। तो हम लोग सबसे पहले इसमें प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। ये पांचों में, ये 5 जो है, पांचों में सबसे बड़ा महासागर है। कौन? प्रशांत महासागर। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के 1/3 मतलब 1/3 भाग पर।
पृथ्वी के 1/3 भाग पर। इसमें अभी हम बताए थे मरियाना गर्त है 11,022 मीटर इसकी गहराई है ना। ये प्रशांत महासागर जो है ये वृत्ताकार है, ठीक है। प्रशांत महासागर जो वृत्ताकार है इसका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के चारों ओर है ना। अब देखिए मैं मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए है ना, ये बुक का मैप है। देखिए इसमें ये प्रशांत महासागर है ना, और ये भी प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के ऊपर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दो आ गया, दक्षिणी उत्तरी। और इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया और एशिया आया है ना। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यह है ना, उत्तरी, दक्षिणी और एशिया। ये एक वृत्ताकार पथ में, अगर इधर से ले लिए ये तो ये आधा वृत्त में आया, इधर से आधा वृत्त में आया, इधर से भी आधा वृत्त में। तो आधा आधा वृत्त अगर पूरे को मिला दिया है तो लगभग एक वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है, लगभग ये वृत्ताकार ही है। हाँ, तो ये प्रशांत महासागर का। अब हम आ जाते हैं प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर था, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा है ना, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या है? अंध महासागर, अंध महासागर। दूसरा नाम, ठीक है। अटलांटिक महासागर का आकार एस अक्षर की तरह है, एस अक्षर है ना, एस अक्षर के आकार का है, ठीक है। ये जो एक्स अक्षर का अटलांटिक महासागर, ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। किस दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से व्यस्त महासागर है ना। अब अटलांटिक के पश्चिम किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पूर्व किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। देखिए पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। यही आप चलिए आइए इसका पूर्वी किनारे पर अफ्रीका और यूरोप है, ठीक। अफ्रीका और यूरोप है। देखिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा इस मैप में देख लें। देखिए अटलांटिक यहाँ पे लिखा हुआ महासागर है ना ये, तो इसमें क्या है कि इसके पूर्वी किनारे पर दो है, एक यूरोप और दूसरा अफ्रीका। पूरब तो इधर ही है ना, पूर्वी किनारे की ओर यूरोप और अफ्रीका, पश्चिमी में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये एस आकार का है, इसको देखिए जाए तो यहाँ से देखिए ये ऐसे करके एस आकार का, ये ऐसे एस आकार का है ना। तो ये इसका आकार एस है। अब ये व्यापार की दृष्टि से बहुत व्यस्त महासागर है। देखिए व्यापार की दृष्टि से व्यस्त इसलिए है क्योंकि भारी भरकम सामान जो है एक देश दूसरे देश, जैसे अमेरिका से एशिया भेजना है, एशिया से दक्षिणी अमेरिका, कहीं भी एक से दूसरे जगह भेजना है, तो वो
वायुयान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से जा नहीं सकता है, बहुत ज्यादा भारी भरकम सामान, तो इसको जलयान से भेजा जाता है, जैसे जल के माध्यम से जो भी चलता है। हाँ, तो इसमें क्या है, ये इसीलिए ये बेस्ट है क्योंकि ये एक दूसरे से नजदीक, इधर से जाता है, इधर से तो बहुत दूरी बढ़ जाता है, ये नजदीक होता है। और एक होता है, ये हमारा भारत का नक्शा है ना, छोटा सा इधर भारत का ही नक्शा है। तो भारत का नक्शा में क्या है कि हम कुछ दिन पहले आपको और एक चीज बताए थे, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये संकीर्ण भाग, यहाँ पे एक नहर है पानामा, पानामा, ये रहा पानामा। इसी तरह ये है, इधर से जल मार्ग होके आके इधर से निकल के यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ भाग का कटिंग किया है, जो स्थल भाग को कटिंग करके ये बनाया गया है, ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर ये। तो यहाँ से जलयान जब इधर से निकलेगा तो इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से आके इसमें मिल जाएगा, फिर इधर से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए ये व्यापार की दृष्टि से ये जो है आपका अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। अब अटलांटिक के बाद हम लोग आ जाते हैं हिंद। हिंद महासागर में हमारा देश का नाम हिंदुस्तान, हिंद महासागर के कारण ही रखा गया, इसका भी हिंद महासागर, हमारा देश हिंदुस्तान नाम रखा गया, हमारा देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, यह महासागर लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है यह महासागर, हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है ना, हिंद महासागर का। अब देखिए इसमें, इस मैप में देखते हैं, ये हिंद महासागर है। हाँ, तो इसके उत्तर, पूरब और हिंद महासागर के पूर्व में, हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है ना, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। इसके पश्चिम में आ जाइए तो अफ्रीका है ना, पश्चिम में अफ्रीका, और उत्तर, ऊपर यानी उत्तरी दिशा में है तो उत्तर की ओर एशिया है। ठीक है, ये है हिंद महासागर, ये लगभग त्रिभुजाकार है, ऐसा है। तो देखिए यहां से अगर औसत लीजिए तो ऐसे, यहां से लेके ये ऐसे एक त्रिभुज का आकार का बनाता है, औसत ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, और आगे आते हैं हिंद महासागर के बाद आर्कटिक महासागर। ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर के से छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है ना, ये आर्कटिक महासागर। इसके बाद ये उत्तरी ध्रुव में भी है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, ये आर्कटिक महासागर, तो ये उत्तरी ध्रुव में ही है। ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले भाग में जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो ये स्थल आ गया एशिया का, ये लास्ट यहाँ आ गया, इसका एक छोटा सा कोना यहाँ पे पीला कलर का निकला है ना। तो छिछले जल वाले ये आर्कटिक महासागर उत्तर में, उत्तरी ध्रुव में है, तो इसका थोड़ा सा जल यहाँ पे ये
छिछले भाग में जुड़ा हुआ है, जिसका बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अंटार्कटिक महासागर, है ना। यहाँ सालों भर बर्फ की चादरें से ढकी रहती है। यहाँ सालों भर बर्फ की चादरें से ढकी रहती है। अंटार्कटिक महासागर में सालों भर बर्फ की चादरों से ढकी रहती है ना। इसके बाद है कि एक यहाँ पे इनका यही है कि सालों भर बर्फ चादरों से ढकी रहती है। दूसरा, जितने भी पांचों महासागर है, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पांचों महासागर जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। अब आ जाते हैं महासागर के बाद हम लोग वायुमंडल में, है ना। वायुमंडल, पृथ्वी चारों ओर से वायु की परत से घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर से वायु की परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल से हमें सांस लेने योग्य वायु और सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है, जैसे उनका परावैंगनी किरण, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से बचाता है। हाँ, ये ओजोन परत है इसका। ये आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से भी चर्चा होगा। तो ये वायुमंडल का था। वायुमंडल के घटकों, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तापमान, तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में। पहला है क्षौम मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बही मंडल। ठीक है, तो ये 5 भागों में। इसका तापमान और अन्य विशेषताओं में तापमान ही समझिए। तापमान के आधार पर वायुमंडल को बांटा गया है। क्षौम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बही मंडल। जैसे ग्राफ में से एक, ये देखिए ऐसे हमारा ये सबसे निचली पीठ है, इसको 5 भागों में बांटे। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तो सबसे पहला होगा क्षौम मंडल। क्षौम मंडल का पृथ्वी की सतह से, है ना, ऊंचाई 20 किलोमीटर है। कहीं कहीं किसी पुस्तक में 18 किलोमीटर भी मिलता है, लेकिन 20 किलोमीटर हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्षौम मंडल 20 किलोमीटर। क्षौम मंडल के बाद समताप मंडल, समताप जहां की तापमान समान है, समताप मंडल इसका है 50 किलोमीटर, है ना। इसके बाद इसके ऊपर चले आइए तो बीच वाला मध्य मंडल, मंडल
इसकी ऊंचाई 85 किलोमीटर, कहीं पे 80 किलोमीटर, है ना। ये 85 एनसीईआरटी का दिया हुआ है। इसके ऊपर चले आइए आयन मंडल। आयन मंडल ये है 690 किलोमीटर, कहीं पे 650 किलोमीटर, लेकिन ये एनसीईआरटी का 690। इसके ऊपर चले आइए आप, लास्ट है सभी में 1600 किलोमीटर, जो बही मंडल है ना, बही मंडल 1600 किलोमीटर। देखिए बही मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, सोम मंडल, ऐसे स्टार्ट शुरू से कीजिए। सोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बही मंडल। सोम मंडल 20 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, बही मंडल मध्य मंडल 85 किलोमीटर, आयन मंडल 690 किलोमीटर, बही मंडल 1600 किलोमीटर। ये सोम मंडल में मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल बनना, है ना, आंधी, तूफान, जो भी मौसमी घटनाएं घटित होती है, ये इसी में घटती है। ये सौरमंडल में ही घटती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती है, ये सौरमंडल में घटती है। आगे जब पढ़ेंगे तो हम क्लास 7 में समताप मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बही मंडल में क्या क्या होता है और किस घटना, कौन कौन सा घटना होता है, ये क्लास 7 में हम पढ़ेंगे। क्लास 6 में इतना ही है। तो हम अब क्लास 22 पढ़ते हैं ताकि हमको आगे फिर दिक्कत ना हो, धीरे धीरे समझते जाते हैं, है ना। इसके बाद आ जाते हैं वायुमंडल। तो ये वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना, ये मुख्यतः 2 गैस से बना है। वायुमंडल में मुख्यतः 2 गैस से बना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमारा 21% है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन हमारा 78% है ना। और अन्य गैस आ जाता है। अन्य में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब चले जाते हैं। ये हमारा 1% है ना। अन्य गैस 1% है। तो देखिए कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस का मिश्रण होता है। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लीजिए तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78, 8 1 9, 7 का 8 9, 99% हमारा ये वायुमंडल में मौजूद है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78%, नाइट्रोजन और अन्य 1% है। 99% है ना जो वायुमंडल में मौजूद है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक यहाँ कभी कभी मिस्टेक होता है, जैसे पृथ्वी में जल मंडल और स्थल मंडल है ना, 71% भाग स्थल है, 29% जल है। तो ये जल, ये स्थल है ना। कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है कि जल मंडल नहीं, ये उल्टा लिखा गया ना। जल मंडल 71%, जल 71 और स्थल 29% है ना। ये स्थल जल 29, ये दोनों अगर जोड़े तो 7 2 9 8 9 10, ये 100% होता है। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में 21 और 78, ये 99 होता है, 1%। ये दोनों एक जगह इसलिए बताएं कि कभी दिखे 21 को 29 21 में डिफरेंस आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग इसका, यहीं पे देख लेते हैं। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन सांस
लेने के लिए, है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। लेते क्या है, ऑक्सीजन सांस में, है ना। मानव यानी हम लोग छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसको लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, इधर से ले लिए। नहीं, ग्रहण करते हैं, तो ये इधर से हो गया, इसको ये ग्रहण करते हैं, इसको छोड़ते हैं ना। और यहाँ पे एक पेड़ पौधा आ गया, ये इसको लेते हैं, ये इसको छोड़ते हैं, है ना। ठीक है, इसको ये छोड़ते हैं, ये इसको लेते हैं। देखिए, मानव जो होता है, हम लोग हैं, ये हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये ऑक्सीजन को छोड़ता है ना। तो इसी में कहा गया है कि ये हम लोग सांस लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ, ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो ये जो पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पृथ्वी को गर्म रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे की वृद्धि के लिए है, और एक नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन, है ना, वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब देखिए, इसके बाद आ गया आपका समुद्र तल। समुद्र तल पर घनत्व सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व भी कमी के कारण ऊंचाई में सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ गैस सिलेंडर या पर्वतारोही अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं। तो समुद्र तल में से, समुद्र का जो तल है, हाँ, तल, जैसे ये समुद्र है, ये ऊपर जो पानी है, हाँ, इसी से जैसे जैसे हम ऊपर, ये तल का अर्थ नीचे नहीं, यानी कि यहां से जैसे जैसे समुद्र तल पर घनत्व सबसे, यहाँ पे नीचे घनत्व सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर, है ना, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व में भी कमी होने के कारण ऊंचाई में सांस लेने में दिक्कत होता है। पर्वतारोही जो होते हैं वो लोग अपने साथ इसलिए सिलेंडर लेके जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जीवमंडल में। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह भाग जहां पे जीवन मौजूद है उसे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल का मुख्य है कि जीवन मौजूद है, जीवन मौजूद है, उसे जीवमंडल कहते हैं। जहां सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े स्तनधारी सूक्ष्म जीवों से, कहा जीवमंडल में, जीवमंडल में सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं, है ना। जीवमंडल में सूक्ष्म जीव, एकदम छोटा से छोटा जीव से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी जीव भी
पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य सहित जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों का मुख्यतः दो भागों में, जीवमंडल का प्राणी जो होता है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत, है ना। जंतु जगत, पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल, है ना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये एक दूसरे से न किसी रूप में तीनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। किसी एक की वृद्धि के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या ज्वालामुखी होता है। इन तीनों में से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल किसी एक दूसरे से, किसी एक की वृद्धि हो जाए, बढ़ने के कारण ये आपदाएं होती है, बढ़ने के कारण, है ना। क्या? भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी, एक भूकंप का और ज्वालामुखी है। पहला भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी। एक 2004 ईस्वी में एक सुनामी आया था। सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गया था, है ना। 2004 के सुनामी के कारण अंडमान निकोबार के कुछ भाग जल में डूब गया, ठीक है। अंडमान निकोबार के कुछ भाग जल में डूब गया। तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, है ना। इसके बाद कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आते हैं और कल का क्लास बहुत अच्छा ही रहेगा। तो कल हम लोग नए चैप्टर के साथ आते हैं। इसके लिए जय हिंद।